ओडिशा टूरिज्म की एक टैगलाइन है, इंडियाज बेस्ट केप्ट सीक्रेट। और ये बात सच कहूं तो काफी हद तक सही भी है। ज्यादातर लोगों को इस राज्य के बारे में बहुत कम पता है। तो आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे और समझेंगे ओडिशा की जबरदस्त वापसी की कहानी। तो देखिए, इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही चौंकाने वाले, दिल दहला देने वाले आंकड़े से। साल था 1999। एक भयानक सुपर साइक्लोन ने ओडिशा में इतनी बड़ी तबाही मचाई कि 10,000 से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई। और पता है, सालों तक यही त्रासदी ओडिशा की पहचान बनी रही, एक गरीब, आपदाग्रस्त राज्य। अब जरा 14 साल आगे चलते हैं। 2013 में एक और बहुत ताकतवर चक्रवात फैलिन ओडिशा से टकराया। लेकिन इस बार नतीजा एकदम हैरान करने वाला था। मरने वालों की संख्या थी सिर्फ 44। सोचिए, 10,000 से सीधे 44 पर आना, यह सफर किसी चमत्कार जैसा ही था। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना कि आखिर भारत के सबसे गरीब और पिछड़े राज्यों में से एक ने यह कमाल का बदलाव किया कैसे? और कैसे ये राज्य आज डिजास्टर मैनेजमेंट में पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया है? चलिए, इसी पूरी कहानी की तह तक चलते हैं। इस वापसी को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि ओडिशा की हालत इतनी बुरी थी ही क्यों, और इसका जवाब छिपा है इसके लंबे, नजरअंदाज किए गए इतिहास में। देखिए, एक दिलचस्प बात यह है कि सदियों से, चाहे वो मौर्य साम्राज्य हो, मुगल हो या फिर अंग्रेज, ओडिशा हमेशा बड़े बड़े साम्राज्यों के किनारे पर एक ऐसा हिस्सा रहा जिसका सिर्फ शोषण किया गया। सत्ता के जो बड़े केंद्र थे, जैसे दिल्ली या आगरा, उनसे दूर होने की वजह से यहां पर बुनियादी ढांचे या विकास पर कभी ध्यान ही नहीं दिया गया। और अफसोस की बात यह है कि यह सिलसिला 1947 में आज़ादी के बाद भी नहीं रुका। ओडिशा गरीबी, भ्रष्टाचार और कुदरती आफतों के एक ऐसे दुष्चक्र में फंस गया जिससे निकलना मुश्किल लग रहा था। आप अंदाजा लगाइए, उस समय राज्य की लगभग 70% आबादी खेती-बाड़ी पर निर्भर थी। लेकिन पॉलिसी पैरालिसिस और भूमि सुधारों की कमी की वजह से ये खेती भी लगातार चक्रवातों और सूखे की मार झेल रही थी। नतीजा, लोग और ज्यादा गरीब होते जा रहे थे। और करप्शन? अरे, उसकी हालत तो इतनी खराब थी कि उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी को ओडिशा दौरे पर कहना पड़ा, जब मैं केंद्र से 1 रुपये भेजता हूं तो आप तक सिर्फ 15 पैसे पहुंचते हैं। मतलब सोचिए जरा, बाकी का पूरा 85 पैसा बिचौलियों की जेब में। ये एक लाइन ही उस समय के पूरे सिस्टम की कहानी बताने के लिए काफी है। और इन सब के ऊपर राज्य में राजनीतिक अस्थिरता भी बहुत ज्यादा थी। 1980 तक 6 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका था। अब जब सरकारें ही बार बार बदल रही थीं, तो विकास की लंबी योजनाएं बनाना और उन्हें लागू करना लगभग नामुमकिन था। लेकिन फिर 1999 के सुपर साइक्लोन की उस भयानक तबाही के बाद कहानी में एक बड़ा मोड़ आया। एक ऐसे व्यक्ति ने राजनीति में कदम रखा जिससे किसी को कोई खास उम्मीद नहीं थी। ये थे नवीन पटनायक, जो दिल्ली में एक बुटीक चलाते थे, अमेरिका से लौटे थे और उन्हें ठीक से उड़िया भाषा तक नहीं आती थी। उनका राजनीति में आना और फिर साल 2000 में मुख्यमंत्री बन जाना वाकई में सबको हैरान करने वाला था। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने एक बहुत ही साफ और सीधी 3 सूत्रीय योजना पर काम शुरू किया। पहला, राज्य में उद्योगों को लाना। दूसरा, राज्य की खस्ताहाल माली हालत को सुधारना। और तीसरा और सबसे जरूरी, बार बार आने वाले चक्रवातों से लड़ने के लिए एक वर्ल्ड क्लास सिस्टम तैयार करना। तो सवाल यह है कि इस रणनीति के जमीनी नतीजे क्या हुए? चलिए, अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। साल 2000 में ओडिशा की 47% आबादी गरीबी रेखा से नीचे थी, जो उस वक्त के राष्ट्रीय औसत से बहुत ज्यादा थी। लेकिन सिर्फ 12 सालों के अंदर ये आंकड़ा घटकर 22% पर आ गया। मतलब गरीबी में 25 पॉइंट्स की गिरावट। ये एक बहुत बहुत बड़ी कामयाबी थी। तो ये बदलाव आया कैसे? असल में सरकार ने 2001 और 2007 में नई इंडस्ट्रियल पॉलिसीज लागू की। बिजनेस के लिए मंजूरी की प्रक्रिया को सिंगल विंडो सिस्टम से आसान बनाया गया। उद्योगों के लिए बिजली की दरें कम की गईं और सड़कों और बंदरगाहों जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेजी से काम हुआ। और इसका नतीजा ये कि 2020 से 2022 के बीच, यानी सिर्फ 2 सालों में, ओडिशा ने $50 बिलियन के विदेशी निवेश को मंजूरी दी। ये नंबर अपने आप में बताता है कि ओडिशा अब इन्वेस्टर्स के लिए भारत की सबसे पसंदीदा जगहों में से एक बन चुका है। और ये बदलाव सिर्फ अर्थव्यवस्था तक ही नहीं रुका है। आज ओडिशा हॉकी और फुटबॉल वर्ल्ड कप जैसे बड़े बड़े इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स की मेजबानी कर रहा है।
ये राज्य के नए आत्मविश्वास और ग्लोबल स्टेज पर उसकी एक नई पहचान का प्रतीक है। लेकिन इस शानदार तरक्की के बावजूद ये कहना भी जरूरी है कि ये कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। अभी भी कई बड़ी चुनौतियां रास्ते में खड़ी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यह विकास पूरे राज्य में एक जैसा नहीं हुआ है। दक्षिणी ओडिशा का केवीके इलाका, जिसे हंगर बेल्ट भी कहा जाता है, आज भी देश के सबसे गरीब इलाकों में से एक है। इसके अलावा कुछ जिलों में नक्सलवाद और टूरिज्म की जो विशाल क्षमता है, उसका पूरी तरह से इस्तेमाल न हो पाना भी बड़ी चुनौतियां हैं। इस चुनौती का एक छोटा सा उदाहरण ये है कि आज भी ओडिशा के 6000 से ज्यादा गांवों में मोबाइल कनेक्टिविटी तक नहीं है। मुश्किल पहाड़ी इलाके और नक्सलवाद के असर के कारण इन क्षेत्रों तक विकास पहुंचाना एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि जिस मॉडल ने एक मजबूत सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप के दम पर पूरे राज्य की कायापलट कर दी, क्या वही मॉडल अब केवीके जैसी पेचीदा लोकल चुनौतियों को भी सुलझा पाएगा? शायद उड़ीसा का अगला अध्याय इसी सवाल के जवाब में लिखा जाएगा।